नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। हम लोग बात करते रहते हैं एनआईएस के बारे में। एनआईएस के एग्जामिनेशन सीरीज चल रही है, उसमें आज हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंटल साइंस की। ठीक है, एनवायरमेंटल साइंस में है क्या, पहली बार समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। एनआईएस की एनवायरमेंटल साइंस बाकी बोर्ड में तो नहीं है, इसमें है। तो इसमें हम लोग क्या करें, एक पूरे पेपर पर डिपेंड कर रहे हैं और उसके साथ साथ आगे पीछे कितनी टॉपिक होती है उसको भी कवर करते हैं। एक वीडियो में होना मुश्किल है, तो हम लोग सीरीज चला रहे हैं। 2 वीडियो आएगी। एक वीडियो अभी आएगी जिसमें कुछ क्वेश्चन, आधे से ज्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे और पीछे बैक साइड में पेपर चल रहा होगा, साथ में सोल्यूशन भी चलेगा। अच्छा, एक पहला क्वेश्चन है 3R। 3R बार बार पूछा जाता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। 3R क्या है, पहली बार रिड्यूस करो, प्लास्टिक वगैरह इस तरह की चीजों को यूज करना थोड़ा बंद करो, रिड्यूस करो, कम से कम यूज करो। रिसाइकल करो, अगर इसे रिसाइकल करके फेंकने के बजाय, मिट्टी मिलाने के बजाय, इधर उधर थ्रो करने के बजाय रिसाइकल कर लो, ताकि उससे कुछ और नया प्रोडक्ट बने और इधर उधर वेस्ट ना हो। तो इसी बार रीयूज करो। जैसे आपके डब्बे खाली हो जाते हैं प्लास्टिक वाले, तो आप उसको फिर से क्या करते हैं, रीयूज करते हो किसी और फॉर्म में, अनदर डब्बा खरीदने के बजाय, ताकि फैक्ट्री और भी बनाए। तो उससे बेटर है कि उसी को बार बार यूज करते रहो दूसरे फॉर्म में। घर में तो नॉर्मली करते हैं ना, डब्बा खाली हो जाता है तो उसमें नमक रख लेते हैं, कुछ और रख लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के रीयूज कर सकते हैं। तो रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, 3R का यह मतलब होता है। स्लम्स, आपको पता है कि हर बड़े सिटी, मेट्रो सिटी के बगल में या मेट्रो सिटी के आसपास या रेलवे स्टेशन के आसपास स्लम, झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। इस स्लम का मतलब क्या है, एक ऐसा रेजिडेंशियल एरिया जिसमें के सब स्टैंडर्ड हाउस है, हाउस की क्वालिटी बहुत खराब है, झुग्गी झोपड़ी है, उनकी जो सर्विस है, आपको पता है कि सर्विस बहुत मुश्किल से उसमें मिलती है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और बाकी चीजों की सर्विसेज उस तरह से मिल नहीं पाती है, गवर्नमेंट उसे दे नहीं पाती है। राइट, ये हर जगह की रियलिटी है। खासतौर से मेट्रो सिटीज के आसपास स्लम्स रहती है। एक झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया रहता है, गंदा एरिया रहता है, बदबूदार एरिया रहता है, जिसमें कि सर्विस बहुत पुअरली होती है, घर वगैरह की कंडीशन बहुत पुअर लोग इन एरियाज में रहते हैं। अर्लिएस्ट ह्यूमन इंसेस्टर, एक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया। ठीक है, ऑस्ट्रेल, देखना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब कुछ और भी इसके नाम दिए गए हों तो भी चलेगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलिया वाले वर्जन का नाम लो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, ये एक नाम है, इसको सर्च कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन नंबर 4 है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन है क्या चीज? एक प्रोसेस है इन विच द वाटर बॉडी बिकम्स द ओवरली एनरिच्ड विद द न्यूट्रिएंट। वाटर बॉडी का मतलब तालाब, नदी, ये सब चीज ओवर एनरिच्ड हो जाए, ये इसका मतलब इसमें एनरिचमेंट बहुत ज्यादा हो जाए, न्यूट्रिएंट्स बहुत सारा हो जाए। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ, मिनरल्स उसमें भर जाए। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इस तरह के चीज को क्या बोलते हैं, एक टर्म दिया जाता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन ऐसे में क्या होता है, एल्गी वगैरह बहुत आ जाते हैं, शैवाल वगैरह बहुत सारे उसमें आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? ये सब आ जाने से क्या होगा, नाइट्रोजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, उसमें बहुत सारी चीजें भर जाती है। ठीक है, तो वाटर बॉडी का मतलब तालाब, पोखर, जो कुछ भी आसपास गांव के आसपास होता है, या नदी, ये सब क्या होते हैं, वाटर बॉडीज होते हैं। ओवर इनरिचमेंट, इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन आ चुका है, ऐसे को क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 है EIA का फुल फॉर्म। EIA का फुल फॉर्म चाहिए। राइट, EIA का फुल फॉर्म है क्या चीज भाई? पहली बात, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। E for environmental, I for impact, A for assessment, environmental impact assessment। आखिर में ये क्या करता है? जब गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट बनाती है कि हमें यहाँ बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया बनाना, बहुत सारे ब्रिजेस बनाना, हमें इसके आसपास डैम बनाना, तो ये क्या करती है, ये स्टडी करती है कि आखिर में ये सब बनने की वजह से इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा। एसेस करती है कितना इन्वायरमेंट का डैमेज होगा या इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होगा, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब असेसमेंट करती है। जब गवर्नमेंट प्रपोज करती है कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कि एक हाईवे यहां से निकलेगा, तो वो नदी, जो बीच में जंगल आ रहे वो सब कटेंगे, तालाब है, नदी है, वो सब खराब होंगे और रास्ते से निकल रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो ये लोग एसेस करते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये फुल फॉर्म है। सॉरी, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6, 2 मॉड्यूल्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज है या पैथोजेंस है, डिजीज किसको बोलते हैं, बीमारियां जो फैलती है, तो फैलने के क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे ये बीमारियां फैलती है, कोई भी डिजीज। पैथोजेंस किसको कहते हैं, माइक्रोब्स, जो बैक्टीरिया है, डॉक्टर बोलता है वायरल हो गया तो वायरस के थ्रू हो गया, बैक्टीरिया के थ्रू हो गया तो वायरस के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, एल्गी के थ्रू, किसी, ये माइक्रोब्स है, इसे पैथोजेंस बोलते हैं। आपको इन सब चीजों को जानने के लिए पैथ लैब में जाना पड़ता है। पैथ लैब क्या करता है, इसी पैथोजन को एक्सट्रैक्ट करता है और बताता है ये वायरल है, इस वायरस की वजह से, इस बैक्टीरिया, तो वायरल हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना।
ये फैलेगा कैसे, कोई भी पैथोजेंस बीमारी कैसे फैलती है, डिजीज कैसे फैलती है एक दूसरे के साथ, कैसे फैलती है, तो उसमें भी कई तरीके के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल, हम उसमें नहीं जाते। कैसे फैलता है, थ्रू फूड एंड वाटर, खाना खाते रहते हैं तो एक दूसरे को खाने में मिला के फैलाते रहते हैं। वाटर पानी में अगर मिल गया तो वो सब फैलता रहता है, राइट। एक ही पानी को सब लोग पी रहे हैं, वो दूषित है ऑलरेडी, माइक्रोब्स उसके अंदर है, पैथोजेंस उसके अंदर है, तो ऑब्वियसली हम सबको भी होगा। थ्रू एयर, एयर में क्या होता है, वायरल जब होता है तो एयर में होता है, तो लोग इसी में कफ कर रहे हैं, स्नीच कर रहे हैं, तो एक आदमी बीमार है तो वो क्या करेगा, एयर में आ जाएगा वायरस और बैक्टीरिया, और वो सारा एक दूसरे को डिजीज को फैलाएगा, ठीक है। थ्रू एनिमल एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट और वायरस उसके थ्रू भी क्या हुआ था अभी कोरोना में यही हुआ था कि एनिमल के थ्रू वो डिजीज आ गए थे। इंसेक्ट, बहुत सारे कीड़े होते हैं, आपको बाइट करते तो वो डिजीज आप तक फैलाते हैं, फिर किसी और को बाइट करते हैं, वो दूसरे को फैलाते हैं, इस तरह ये डिजीज फैलता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये था। 7 क्या है, कमेंसलिज्म। पहली बात समझना, ये हिंदी या इंग्लिश एक ही वर्ड होता है कमेंसलिज्म। जब आपको पेपर देंगे तो हिंदी और इंग्लिश साथ साथ लिखा रहेगा, उसका मतलब समझ लेना। कमेंसलिज्म क्या होता है, दो एनिमल या प्लांट्स आपस में एक साझेदारी करते हैं, उस साझेदारी से जिंदगी को निभाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको एक दे रहे हैं। एक बात समझना, एल्गी है, एल्गी को क्या बोलते हैं, शैवाल। एल्गी है और एक और प्लांट है, ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिल करके एक रिश्ता निभाते हैं। चलो हम एक दूसरे के बेनिफिशियल हो गए और एक दूसरे के लिए फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम इसका एक एग्जाम्पल है। लेगुमिनस प्लांट के साथ भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जो लोग थोड़े इंग्लिश समझ रहे हैं उनके लिए थोड़ा इजी है, मेरी हिंदी बहुत वीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग कोशिश करके हिंदी बोलने की कोशिश कर रहे हैं आपको। अब ये इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है, कमेंसलिज्म का क्या मतलब होता है, देखना। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लंबे समय तक एक दूसरे का साथ निभाओ, एक दूसरे के रिलेशनशिप निभाओ, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब टू ऑर्गेनिज्म, दो प्लांट, दो एनिमल या एनिमल एंड प्लांट, ये दोनों मिलकर के एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप ऐसे लंबे समय के लिए स्टेब्लिश करें कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, ऐसे को बोलते हैं कमेंसलिज्म, राइट। अब दाल के जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोबैक्टर होता है, वो क्या करता है, कुछ ऐसी चीजें, उस प्लांट को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, क्योंकि प्रोटीन दाल में होता है, वो प्रोटीन किससे मिलता है, नाइट्रोजन से मिलता है। वो नाइट्रोजन कहां से आएगा, जो नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको प्लांट यूज नहीं कर सकता, वो बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करके वो नाइट्रोजन उसको देता है, किसको देता है, प्लांट को। तो उस बैक्टीरिया के रहने का फायदा, बैक्टीरिया उसमें रहता है, वो अपनी फीडिंग करता है, उस प्लांट से अपने आप को अपना जीविका चलाता है, मगर उस प्लांट के लिए फायदेमंद ये है कि नाइट्रोजन की सप्लाई कर देता है। तो एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचाएंगे, ऐसे मिल करके एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, कमेंसलिज्म। प्लांट के बीच में भी होता है, एनिमल और प्लांट के बीच में होता है, एनिमल के बीच में होता है, ये हो सकता है, इस टर्म को बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है। हिंदी टर्म देख लेना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जरा देखना। 2 नेशनल पार्क या सेंचुरी इम्पैक्ट। पहली बात की उसमें इंपॉर्टेंट 2 सेंचुरी बताओ, 2 नेशनल पार्क बताओ, 2 क्या 3 4 5 है, इनकी लिस्ट बना के तैयार रखो। कोई भी ये मत जाओ कि ये पेपर चल रहा 2 लिखा तो यही आएगा, 2 और आ सकते, 3 और। आप जब पढ़ रहे हो तो 2 की जगह पर 5 की लिस्ट बनाओ, क्योंकि इनमें से कोई सा भी आ सकता है। ये भी पूछा जाता है कि इस स्टेट के अंदर ये 2 नेशनल पार्क का नाम बताओ, तो स्टेट भी याद होने चाहिए, नेशनल पार्क भी याद होने चाहिए, सेंचुरी भी याद होने चाहिए, उसमें जो एनिमल्स है, ये 2 एनिमल दे दिया, इस एनिमल के लिए कौन सी सेंचुरी मशहूर है, कौन सा नेशनल पार्क मशहूर है। तो आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है, एक पूरी लिस्ट बना लेनी है, 4-5 सेंचुरी की या नेशनल पार्क की। 100% ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए। 2 सेंचुरी या पार्क की आज बात कर लेते हैं। काजीरंगा पार्क किसके लिए, ये पहली बात असम में है, कहाँ है, असम में। किसके लिए फेमस है, एक हॉर्न वाले राइनोसिरस के लिए। एक हॉर्न वाले, एक सिंग होती है, बस 2 सिंग नहीं होती है, राइनोसिरस के लिए। किसके लिए, राइनो के लिए। जनरली राइनो बोलते हैं, राइनोसिरस आपको पता ही है किसको बोलते हैं, हिंदी देख लेना। गिर नेशनल पार्क कहाँ है भाई, गुजरात में, सबको पता है, गिर से याद रखना गुजरात, ठीक है। एशियाटिक लाइन के लिए मशहूर है, किसके लिए, लाइन के लिए मशहूर है। आसपास के एरिया में भी आ जाते हैं, गिर के एरिया में आ जाते हैं, तो लोग बहुत परेशान रहते हैं इस लाइन से, ठीक है। तो गिर कहाँ है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, एशियाटिक लायंस के लिए मशहूर है। तो ये 2 चीजें पार्क हो गई हमारी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है। 2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। भाई अगर जंगल काटोगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट आएगा। बारिश होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, यही है, कौन, पार्क कह रहे, सॉरी जंगल है, फॉरेस्ट है। अगर फॉरेस्ट कट गया तो उस एक तो कॉन्सिक्वेंस इन्वायरमेंट पर आएगा,
रेन की क्वांटिटी जो रेन होती है उस पर इम्पैक्ट आएगा। तीसरी बात, आपको पता है कि बाढ़ में सबसे बड़ा बचत को आपको बचाता कौन है? ये जंगल ही बचाते हैं। पानी आकर के वहां से रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है उनकी स्पीड। तो इससे क्या होता है, बाढ़ में, फ्लड में सबसे ज्यादा सेव करने का काम कौन करता है? यही करता है। तो ये न होने से क्या होगा, जंगल को डिफॉरेस्ट करोगे। डिफॉरेस्ट मतलब जंगल को काटना, जंगल को खत्म करना। जंगल को खत्म करने से दो नुकसान, एक तो इन्वायरमेंट पर इम्पैक्ट आएगा, जो वेदर का इम्पैक्ट है उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिन एरिया में जंगल ज्यादा होते हैं उस एरिया में देखना उतनी गर्मी नहीं रहती है, वो एक इम्पैक्ट। दूसरी बात, जिस एरिया में जंगल ज्यादा है उस एरिया में बारिश बहुत अच्छी होती है। अगर जंगल नहीं होता बारिश पर इम्पैक्ट होगा। जिस एरिया में ये जंगल रहते हैं उस एरिया में फ्लड से बचाव होती है। तो अगर कट जाएगा तो क्या होगा, फ्लड ज्यादा होगा, फ्लड का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात? तो ये सारा चीज है डिफॉरेस्टेशन सर। किसे? डिफॉरेस्टेशन सर। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए था। 9 का बी पूछा गया, नेम ए मेडिसिनल प्लांट फ्रॉम विच क्विनिन क्विनिन एक्सट्रैक्टेड। क्विनिन किसके लिए होता है? देखो, क्विनिन को अलग अलग नाम से मेडिसिन बनाते हैं, क्विटो क्विनिन ऐसे करके बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। किसके लिए? मलेरिया के लिए। मलेरिया के लिए एक प्लांट की छाल से, बार्क ऑफ द प्लांट के ऊपर की जो छाल होती है वो निकाली जाती है और उससे मेडिसिन बनाई जाती है मलेरिया के लिए। आज तक सबसे इफेक्टिव मेडिसिन यही है। आखिर में वो प्लांट है क्या चीज? उस प्लांट का नाम बताना आपको, ठीक है? उस प्लांट का क्या बताना? नाम बताना है। बारका सिनकोना, CINCHONA। ये इंग्लिश में ही लिखो, हिंदी नहीं मिलती इन चीजों की। सिनकोना, CINCHONA, सिनकोना। ये एक प्लांट है। इसका दूसरा भी नाम है क्विना क्विना, QUINA, डैश दो, QUINA, क्विना क्विना, ठीक है? ये मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आता है। बार का मतलब इसकी छाल निकाली जाती है। सिनकोना जो प्लांट होती है उनकी छाल निकाली जाती है, इस छाल से मलेरिया की दवाई बनती है, ठीक है? ये ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव। दो तरह के कन्वेंशन हुए, रामसर कन्वेंशन, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दो कन्वेंशन हुए, दो मीटिंग्स हुई। इनमें क्या कंक्लूजन है, इनके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो रामसर का है, रामसर कन्वेंशन में क्या हुआ था? टू हॉल्ट द वर्ल्ड वाइड लॉस ऑफ द वेटलैंड। वेटलैंड का मतलब तालाब, पोखर, इस तरह की जितने भी चीजें हैं जिसमें पानी भरा होता है, वो सब किसके लिए फायदेमंद होता है? वाटर बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वाटर बर्ड। जितने भी ये बर्ड्स आते हैं बाहर से, माइग्रेटरी आते हैं, वाटर बर्ड सेंचुरी जितने भी होते हैं, ये सब इनको बचाने के लिए ये सब काम किया गया कि बर्ड्स के लिए वाटर बर्ड्स अवेलेबल होनी चाहिए। वाटर बर्ड्स इस तरह की अवेलेबल होनी चाहिए, इनको बचाया जाए, इनकी सेव की जाए, इनकी सेफ्टी की जाए। इसके लिए रामसर कन्वेंशन हुआ। ये एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमेशा कन्वेंशन का मतलब किसी तरह की एक मीटिंग हुई, वर्ल्ड वाइड मीटिंग, एक प्रोटोकॉल, लोग आकर के मिले किसी कंट्री में, वहां बैठ के पूरे वर्ल्ड में एक कंसेंसस बना के हम लोग इस पर काम करेंगे। वेटलैंड, जितना भी वेटलैंड है जिसमें पानी भरा हुआ है, वाटर बॉडीज है, इनको सेव करना, जिसमें वाटर के लिए, बर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा, बर्ड्स कहाँ रहती है? इन्हीं पानी तालाबों में आके रुकती हैं और इनमें इनके जीवन चलते हैं। तो इनको सेव करने का किया गया। ट्रीटी है, एक ट्रीटी है, एक संधि है, राइट? दूसरी बात, एक और हुआ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल एक सिटी का नाम है, प्रोटोकॉल का मतलब वहां बैठ करके एक मीटिंग हुई और एक फाइनल डिसीजन लिया गया टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। किसके लिए? कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली बात, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या, इसके थ्रू हुआ क्या? तो क्या हुआ, किस लिए? टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या होती है कि जो ऊपर की स्काई, जब ऊपर आप देखते हो तो आसमान में क्या मिलता है आपको? बादल के ऐसे लेयर्स दिखती है। तो ये जो लेयर्स है, ये होता क्या? ये लेयर्स प्रोटेक्ट करती है। जो सन की लाइट आ रही है उसमें क्या है? अल्ट्रा वायलेट है, इंफ्रारेड है, तो इनको सेव करती हैं, हमारी बॉडी तक आती नहीं है। अगर इनमें आपको पता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई है, डिप्लीट का मतलब छोटा सा होल हो गया, छेद हो गया, उससे क्या होता है? सीधे सीधे लाइट आ रही है, वो हमारे स्किन कैंसर के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसे ओजोन लेयर, वहां की लेयर और हटती जाएगी, डिप्लीट होती जाएगी, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? सीधा सीधा अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड सीधे सीधे हमारी बॉडी के ऊपर आएगी, स्किन में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा। इससे प्रॉब्लम्स हो, उनको रोकता कौन है? ओजोन लेयर। अब ये ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? जो हमारे एसी फ्रिज में जो गैसेस भरी जाती हैं, इनसे ये निकलते हैं, ये रिलीज होते रहते हैं, ये जाके डिप्लीट करते हैं। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं इस तरह की जो मटेरियल्स है उनका पहले बात प्रोडक्शन कम किया जाए, उनको रिप्लेस किया जाए किसी और चीज से, ताकि ओजोन का जो लेयर डिप्लीट हो रहा है वो ना हो, ठीक है? उसमें जो मटेरियल है वो क्या है? ODFS, ओजोन डिप्लीट फॉरेन सब्सटेंस। तो इस तरह के जो सब्सटेंस है जो उनको ओजोन को डिप्लीट करते या ओजोन लेयर को हटाते, जिसमें छेद बनाते, उनको हम लोग इस तरह के रिप्लेस करते जाएं। तो पहले बहुत
फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर, एसी के अंदर बहुत ऐसे गैसें भरी जाती है जिनकी वजह से ये होता था। वो गैसेस को थ्रू आउट बैन कर दिया गया। अब दूसरी तरह की गैसेस भरी जा रही है, नया नया इनोवेशन हो रहा है, नई चीजें लाई जा रही है ताकि ओजोन लेयर को बचाया जा सके। ठीक है, और एक और वीडियो आएगी उसमें हम लोग और बात करें। एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन और भी डिस्कस करते हैं। कोई जरूरी नहीं है यही पेपर आता है, इसके आसपास बात करना बहुत जरूरी है और भी इससे रिलेटेड बात करना जरूरी है ताकि ये ना जाए तो पूरी आपके पास जानकारी रहे, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, एक और वीडियो आएगी दिन में। थैंक यू सो मच। अब प्लीज जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना सीखिए और एक दूसरे को शेयर करना सीखिए। कम से कम 10 लोग को शेयर करिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। हाँ ठीक है, हम अपने वीडियो को उतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं हो सकती है क्योंकि टाइम नहीं होता, समझिए बात को, एडिट नहीं किया जा सकता इतना सारा, मगर हम लोग एक नॉलेजेबल आपको आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एक उस सोसाइटी से आ रहे हैं जिसमें एजुकेशन और यही सब चीजें हैं। हम लोग वीडियो अच्छी नहीं बना सकते बट एक क्वालिटी आप एजुकेशन आपको जरूर दे सकते हैं और एक लेवल आप एजुकेशन आपको दे सकते हैं। चलो, थैंक यू सो मच।